आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमारा टॉपिक है आज का, जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चे लोग अपनी कॉपी को खोलिए और जो पढ़ते जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड को कुछ टर्म को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहले हम इसी वर्ड को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिख रहा है। इसका मतलब आपको दिख रहा है, दो वर्ड यहाँ पर है, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेट। मतलब क्या कि इसमें प्रॉपर्टी किसकी है, वो इलेक्ट्रिसिटी की है। किसकी है? इलेक्ट्रिसिटी की है। दूसरी प्रॉपर्टी किसकी है, वो है मैग्नेटिज्म की। किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिसिटी की है और मैग्नेटिज्म की। आपको याद होगा कि आपको मैंने जब पढ़ाया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या कि जब किसी कंडक्टिंग वायर में आप करंट को पास कराते हैं, तो जब किसी कंडक्टिंग वायर में करंट को पास कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हाँ, इस लॉ को जो है 1820 में हेंस ऑर्स्टेड ने दिया था। हाँ, इसलिए उसको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटली उसने प्रूफ किया था इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन मैग्नेट से। तो उसी ज़माने में जो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से इस बात का प्रूफ मिल चुका था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से आपस में इंटरलिंक्ड है, इन दोनों का रिलेशन आपस में है। लेकिन इससे पहले, ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के पहले, ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज़ है और मैग्नेटिज्म एक अलग चीज़ है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट ने इस बात का प्रूफ दे दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक खास रिलेशन है। और उसी रिलेशन को हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, और उसी रिलेशन को फिर यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी में, ये इंडक्शन टर्म एक वर्ड बताया था, इंडक्शन याद होगा। इंडक्शन में बताया था कि चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग करने का तीन मेथड है। पहला क्या था? फ्रिक्शन था, कंडक्शन था और इंडक्शन था। इंडक्शन मैंने बताया था, इसमें क्या है कि जब एक बॉडी को, एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज के पास लाते हैं तो अनचार्ज वाला भी चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्जेस। इंडक्शन ऑफ चार्जेस। तो वो जो अनचार्ज वाला जो है वो क्या होता है, वो इंडक्ट करता है चार्ज को, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज, सपोज करते हैं कैसे यहाँ पर एक है, एक वायर है, एक इस तरह से रॉड है, इस पर अगर सपोज करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इसके पास लाते हैं, इसके पास जितना सारा निगेटिव चार्ज होगा एक तरफ इकट्ठा हो गया। इसका मतलब क्या, ये चार्जिंग हो रहा है जिस प्रोसेस से विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, किसी भी संपर्क के बिना, तो उसको कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेम चीज़ यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके आसपास। इसका मतलब क्या है कि जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो है इंडक्शन। हमारे आमतौर पर हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण वर्ड का मतलब क्या, कि प्रेरणा से हम इसको मॉडिफाई करते हैं। प्रेरण मतलब कि विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, चार्जिंग विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। हाँ, चार्जिंग हो रहा है लेकिन बिना कॉन्टैक्ट के। लेकिन यहाँ पर जब टर्म को पढ़ रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम इंडक्शन का मतलब यहाँ पर ये चार्जिंग ही लेंगे, लेकिन कैसा चार्ज, वो इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज मतलब प्रेरित आवेश के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम इस पूरे प्रोसेस को हम इस तरह से समझते हैं कि देखिए, जब हम ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, जो वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे थे, वायर में क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे थे, और उसी के बदले में हमको क्या मिल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था। और उसी का जस्ट रिवर्स है कि ये अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको दिया जा रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करना है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में आपको मोशन करना है, रोटेट करना है, रोटेशन करना है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से करंट मिलेगा। मतलब कैसा करंट, इंड्यूस्ड करंट। यहाँ जो करंट का नाम होगा वो होगा इंड्यूस्ड करंट। ईएमएफ का नाम होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब कि कुछ अलग हट करके ये भी आइडेंटिटी होती है
उसी की वजह से यहाँ पर जो करंट होगा वो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट। याद रखिएगा, दो टर्म यूज करते हैं अक्सर हम, एक होता है प्रोड्यूस्ड, एक होता है इंड्यूस्ड। क्या होता है, एक होता है प्रोड्यूस्ड, एक होता है इंड्यूस्ड। दोनों का मतलब होता है पैदा ही करना, लेकिन प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड में जो मतलब कि एक बेसिक डिफरेंस ये समझिए कि प्रोड्यूस का मतलब क्या, एक बार जो हो गया मतलब कि परमानेंटली, इंड्यूस का मतलब क्या हुआ, टेम्पररी। जब तक इसके पास इसको लाएंगे तब तक ये चार्ज इस तरह के इकट्ठा होगा, इसको हटा देंगे फिर जैसे था वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब एक कब के लिए हुआ, थोड़े टाइम के लिए हुआ है, इसलिए इसको कहा जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन और इंड्यूस्ड चार्ज। सेम यहाँ पर हम बात करते हैं, इससे पहले जो पढ़े थे हम लोग कि किसी वायर में हम करंट को पास करते हैं, इसके आसपास जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है, आपको पढ़ाया था मायो-सावर्ट लॉ, वहाँ पर ही पढ़ाए थे। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे, ठीक है, एम्पियर-सर्किटन लॉ यहाँ पर ही पढ़ाए थे। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ हमको क्या करना है, आपको यहाँ पर करंट देना है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लेना है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था वहाँ पर किया गया था। यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट को इंड्यूस करा। तो बात हुई क्या कि एक कॉइल को उसने क्या किया, एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने की कोशिश की। तो इसमें हमको जो पढ़ना है वो सबसे पहले ये जाने की इसमें पढ़ना क्या है। इसमें हमको बस फैराडेज लॉ पढ़ना है, फैराडे लॉ पढ़ना है, लेंजेस लॉ पढ़ना है, ईडी करंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है ईडी करंट हो गया, इमोशनल मतलब मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इतना ही है। उसके बाद इसमें देखना पड़ेगा कि इंडक्टर के बारे में पढ़ना होगा, ईडी करंट के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है ना। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन जो है उसका कनेक्टर में इंडक्टेंस, उसके बारे में पढ़ना है। बस इतनी ही चीज़ को इसमें पढ़ना है। और फैराडे के एक्सपेरिमेंट को जोर शोर से पढ़ना है, इसलिए कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इंडक्शन है, जो सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है, इसको जो पढ़ना है, इसके कम्बिनेशन को पढ़ना है। सीरीज कम्बिनेशन में होता है जब इसको जोड़ते हैं, या पैरेलल कम्बिनेशन में होता है, फिर इसमें एनर्जी कितनी होगी वो निकालना है। सिंपल बात है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं तो दो नाम को सुनने को मिलता है। आमतौर पर तो दो ही नाम सुनने को मिलता है, एक फैराडे का नाम सुनने को मिलता है, दूसरा नाम हमको लेंज का सुनने को मिलता है। लेकिन तीसरा नाम भी है, आप जब ईडी करंट करेंगे जिसको फोकॉल्ट लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, एक फोको साइंटिस्ट का नाम सुनना पड़ेगा। एक चौथा है हेनरी, जोसेफ हेनरी, उसका भी नाम सुनना पड़ेगा आपको। ये 4 साइंटिस्ट हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन बेसिक क्या हो जाती है, क्या था कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में, एक मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को क्या किया गया, किसी कॉइल को रखा गया। कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या किया गया, इसी कॉइल को अगले केस में क्या किया गया, अपने ही एक्सिस पर मूव कराया गया। मतलब क्या, अपने एक्सिस पर उसको मूव कराया गया। फिर भी देखा गया कि कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर पूरे कॉइल को क्या किया गया, फिर क्या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या किया गया, उसको मूव कराया गया, तो देखा गया क्या इस कॉइल के अंदर में एक करंट क्या होने लगा, इंड्यूस होने लगा, ठीक है। तो इंडक्शन ऑफ करंट होने लगा। तो इसीलिए इसका प्रोसेस का नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी जो प्राप्त करते हैं किससे लेते हैं, मैग्नेट से लेते हैं। कि जो घटना है, इवेंट, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्टकट में इन जनरल हम ऐसे कह सकते हैं कि देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, फैन ऑफ हो गया, सब कुछ लाइट नहीं है, तो क्या करते हैं उसके लिए, फैन चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टर यूज़ करते हैं, या तो बैटरी से लेंगे। सोर्स क्या हो गया, एक बैटरी हो गया। अगर वो इन्वर्टर भी हर आदमी नहीं ले सकता है, किसी का इन्वर्टर खराब है, अब वो क्या करेगा। तो एक और केस है हमारे पास, एक हमारे घर में जनरेटर लगा होता है, जनरेटर भी हम चला लेंगे और घर में अपना लाइट वगैरह आ जाएगा, ठीक है, करंट आ जाएगा, उससे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या अल्टरनेट है, हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास एक वे है, मतलब कि एक हमारे पास एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम घर में करंट नहीं रहेगा घर में,
तो हम इन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टर नहीं है तो जनरेटर यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है, इसी ऑप्शन को इस्तेमाल के लिए सबसे पहले माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में बात करते हैं। माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी जो आधारशिला है, उसका जो बेस है वो क्या है, देखिए कि माइकल फैराडे ने ये सोचा कि हम इलेक्ट्रिसिटी तो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी से तो मैग्नेटिज्म हो सकता है, क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो कहा जाता है कि जब उनके एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया गया तो आसपास के लोग आए, अरे ये क्या कर रहे हो, ये सब लोग क्या, घर बनता है ना, घर बनता है तो पड़ोसी वाला आता है, कहता है ये क्या कर रहे हो, बोले घर बना रहे, बोला ऐसे थोड़ी बनता है, पहले इसका नक्शा बनाओ, नक्शा बना लिया, सब कुछ अच्छा किया, फाउंडेशन में डाल दिया, फिर खड़ा होगा तो बोलेगा अरे ये जो है ना आपने जो ईंट लगाया ना ये अच्छा नहीं था, आपने सीमेंट लगाया ये इस क्वालिटी में उनको कुछ प्रॉब्लम है। मतलब क्या कि हमारे जो आसपास के ऐसे लोग हैं, उस ज़माने में वैसे लोग हुआ करते थे। उन्होंने माइकल फैराडे को कहा था इस चीज़ से क्या होने वाला है, तो माइकल फैराडे ने कहा था उसको कि नवजात शिशु का क्या उपयोग है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी, जो आज जो पैदा हुआ बेबी, उसका क्या यूज़ है। मतलब ये वक्त आज जो छोटा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यही ना एक्सपेरिमेंट बड़ा होगा, और वही एक्सपेरिमेंट बड़ा होकर के आज देखते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया पर उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हैं जहां पर हमको पहुंचना किसी के सोच में नहीं था। आज मोबाइल फोन यूज़ करते हैं, आज जनरेटर यूज़ करते हैं, AC यूज़ करते हैं, आज फैन यूज़ करते हैं, हाँ रूम हीटर यूज़ करते हैं, गीज़र यूज़ करते हैं, इवन के बहुत हेवी ड्यूटी मशीन्स यूज़ करते हैं। ये सभी चीज़ें इसी टेक्नोलॉजी की तो देन है, जिसका एक बेसिक किसी ज़माने में छोटा बेबी हुआ करता था, मीन्स के न्यू बॉर्न बेबी, जैसे माइकल फैराडे ने कहा था कि न्यू बॉर्न बेबी का क्या काम है। उसी तरह से क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट उस वक्त के लिए सबको क्या लगा कि अरे पागल हो गया, इससे क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, खाली एक्सपेरिमेंट करता है, कुछ होता नहीं इससे। तो माइकल फैराडे ने क्या जवाब दिया पता है, उसने जवाब दिया था कि अरे न्यू बॉर्न बेबी का क्या उपयोग है, क्या इस्तेमाल है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, नवजात शिशु है, उसका क्या करोगे, तो ऐसे सोया है तो सोया है, लेटा है तो लेटा है, हाँ उसके लिए कुछ भी नहीं दुनिया, कुछ भी उसके लिए। लेकिन वही बेबी जब बड़ा होता है तो वही दुनिया को क्या करता है, हाँ जंग जीतता है, दुनिया अपना नाम ऊंचा करता है। हाँ वैसे ही आप लोग भी स्टूडेंट हैं, अच्छा नाम आप भी ऊंचा करें, क्योंकि नीट और जेईई में आप भी क्रैक करें, आप भी अच्छी पोजीशन पे जाए, ये हर टीचर की कामना होती है। हर टीचर ये सोचते हैं कि हमारा स्टूडेंट अच्छे पोजीशन पर जाए और कुछ नाम करिए ऐसा, हाँ कुछ नाम करिए ऐसा जो ज़माना बनना जाए आप जैसा। ऐसा किसी का कोटेशन है, पता नहीं, याद नहीं है। चलिए याद करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट इट इज अ फेनोमेना टू फाइंड इलेक्ट्रिसिटी और टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। मतलब कि सीधी बात एकदम शॉर्ट का डिफिनेशन में ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण या चुंबक के कारण विद्युत प्राप्त करने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एकदम शॉर्ट का डिफिनेशन में देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय मतलब कि प्रेरण किसको कहेंगे, तो सीधी बात फिर से सुनिएगा, वो इस तरह से कहेंगे कि मैग्नेट से, चुंबक से विद्युत प्राप्त करने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कोई आगे हेरा फेरी नहीं, कोई मतलब कि उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, क्योंकि आप डिफिनेशन घटते जाइए कुछ नहीं आएगा समझे। द फेनोमेना टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म बाय चेंजिंग फ्लक्स, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्टकट में EMI बोलते हैं। क्या कहते हैं? EMI, क्योंकि ये आपका कंपटीशन के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका रहता ही है। ठीक है, इसको छोड़ नहीं सकते इस चैप्टर को, क्योंकि इससे मतलब कि आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे आता है। ठीक है, तो द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ सर्किट। चलिए आप डिफिनेशन लिखिए। चलिए नोट डाउन करिए। द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स in the circuit when the magnetic flux linked with the circuit is called electromagnetic induction। ये कैसा है, इसमें आपको एक टर्म आपको समझ में आया है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने बता दिया था लास्ट वाले चैप्टर में वीडियोस में कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताते हैं आपको।
इसके बारे में, क्योंकि बहुत से बुक मैग्नेटिक फ्लक्स से स्टार्ट करता है, लेकिन हमने जो स्टार्ट करने का हमारा जो अपना है, क्योंकि हम जब तक उसके बारे में बेसिक नहीं जानेंगे तब तक कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये क्या है? ईएमएफ का सोर्स है, व्हिच इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। क्यों बेस्ड है? क्योंकि इसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इसमें करते हैं कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लास 10 में पढ़ा होगा कि दैट डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज कॉल्ड डायनेमो। हाँ, आपने पढ़ा था क्लास 10 में कि वह यंत्र जिससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदली जाती है उसको क्या कहते हैं? डायनेमो कहते हैं, जनित्र कहते हैं। वही यहाँ पर है, द मैकेनिकल एनर्जी which is the source of EMF which is based upon the law of conservation of energy which is in which mechanical energy is converted into electrical energy। तो क्या हो सकता है? डायनेमो हो सकता है। The phenomenon of EMI is the basis of working of power generator। क्या कहेंगे उसको? पावर जनरेटर, डायनेमोस और ट्रांसफार्मर्स। ये तीनों चीज आपने देखा ही होगा, और क्योंकि हमारे डेली लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। विदाउट ट्रांसफार्मर की आप देखेंगे आपके घर में लाइट नहीं आएगी, तो डायरेक्ट पावर हाउस से आपके घर पर लाइट नहीं आ सकती है, क्योंकि जैसे आएगी लाइट पावर हाउस से दे दिया जाएगा आपके घर में डायरेक्ट। लेकिन पता चला जिसका सारा अप्लायंस है ना, सब का सब क्या हो जाएगा, सडनली ब्लास्ट करने लगेगा, बर्स्ट करने लगेगा। इसलिए क्या डायरेक्ट करंट नहीं दे सकते पावर हाउस से। पावर हाउस से डायरेक्ट कहाँ जाता है? गाँव के ट्रांसफार्मर में जाता है, फिर ट्रांसफार्मर से आपके घर में जाता है। ठीक है, चलिए ये आपने इसको समझ लिया है। जहाँ पर हम एक बात और करते हैं वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। पहले फ्लक्स समझ लें, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? फैराडेज लॉ पर आते हैं। देखिए क्या होगा कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं कि फ्लक्स का मतलब होता है द फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाए थे हमने, मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर क्या, एक गॉस लॉ पढ़ाए थे। इससे पहले पढ़ाया था आपको फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में याद होगा। वहाँ पर फार्मूला हुआ करता था फाई इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा, ए इंटू ए कॉस थीटा। फार्मूला डिफिनेशन क्या हुआ करता था कि जब किसी सतह से कितनी फील्ड लाइंस गुजरती है, तो उसकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को जो सरफेस से गुजर रही है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को फ्लक्स कहा जाता है। बुक में लिखा है, डिक्शनरी खोल कर देखिएगा तो फ्लक्स के डिफिनेशन में लिखा है फ्लो ऑफ लुमिनस। फ्लो ऑफ लुमिनस, लुमिनस का मतलब यहाँ पर लाइट नहीं है, लुमिनस का मतलब यहाँ पर है फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस अब जानिए, लिखने की बात तो डिक्शनरी में अंदाज से लिखा जाता है उस तरह से, लेकिन उसका सेंस क्या लिया जाता है? वही टर्म अलग अलग जगह पर अलग अलग काम करता है। जैसे फ्लक्स यहाँ देखा है, इलेक्ट्रिक को देखा तो उसको बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर अगर फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा देखा, बी ए कॉस थीटा देखा, यहाँ पर देखेंगे बी, यहाँ पर बी अटैच कर देंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या? फ्लो ऑफ लुमिनस मींस कि किसी सतह से गुजरने वाली पार करने वाली, बिल्कुल चीर कर निकलने वाली जो फील्ड लाइंस है, उसी फील्ड लाइंस की संख्या को, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को क्या कहते हैं हम लोग? फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अगर मतलब कि ज़्यादा वो लग रहा है कॉम्प्लिकेशन कि फ्लक्स के डिफिनेशन में कि फ्लक्स का डिफिनेशन होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप लिखिए फ्लक्स के डिफिनेशन में। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे थे तो क्या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसमें क्या पढ़ रहे थे? इससे पहले पढ़े थे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, वहाँ पर क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैग्नेटिक पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाएगा क्योंकि ये किसी सरफेस से जो पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, जिसकी वजह से इसको क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नेटिक, इसको कहेंगे मैग्नेटिक क्या फ्लक्स कहा जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? फाई से डिनोट किया जाता है। इसको किससे? फाई से डिनोट किया जाता है, फाई डी। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है? सपोज करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा है, और कोई सरफेस एरिया ऐसे है, मतलब कितना इसके बीच में नॉर्मल कितना होता है? सपोज करते हैं इसे, ये कितना है?
एरिया थीटा डिग्री पर है, इसको क्या लिखा जाएगा, बी डॉट ए कॉस थीटा। अगर सपोज करते हैं कि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब कि बी और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फाई मैक्सिमम हो जाएगा, फाई भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या होगा, बी टू ए, ये क्या है, इसका फ्लक्स है। और दूसरी बात क्या, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो देखिएगा फाई क्या हो जाएगा, 0 जाएगा। मतलब ये है, अगर थीटा का वैल्यू 90 से ऊपर हो जाए और 270 के बीच रहे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फाई बी इक्वल हो जाएगा माइनस बी ए। देख लीजिएगा, ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव फ्लक्स, ये क्या है, पॉजिटिव फ्लक्स। ये क्या है, जीरो फ्लक्स, ये क्या कहलाएगा, जीरो फ्लक्स। ये क्या है, ये हुआ नेगेटिव फ्लक्स। फ्लक्स तीन तरह का होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा और नेगेटिव होगा। तीनों तीन तरह का होगा। मतलब एक बार क्या होगा, प्लस बी होगा, एक बार जीरो होगा, एक बार माइनस बी होगा, राइट। ये होगा फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म एट द, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तब जो हम फ्लक्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, उसी तरह से डी फाई इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट डी ए। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो यूज करेंगे ना, डी फाई इक्वल टू बी डी ए, ये जो है ना, यहाँ पर बी जो है सिर्फ ये वेक्टर है और जो है ये एरिया वेक्टर है, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये आपका वेक्टर नहीं होगा, ये स्केलर होगा। इसकी स्मॉल क्वांटिटी के लिए जब फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तब हम ये यूज करेंगे, ठीक है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तब ये यूज करेंगे। ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, ये बेसिक जानकारी मैग्नेटिक फ्लक्स का था, क्योंकि फैराडे के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था वो देखेंगे आप। अब लिखेंगे फैराडेज लॉ, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, लॉ नहीं, पहले फैराडेज एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके बाद की बात करेंगे। देखिए, बात करते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। आप क्योंकि एक्सपेरिमेंट होगा तो बहुत एक्सपेरिमेंट कभी कभी फेलियर हो जाता है, कभी कभी सक्सेस हो जाता है। हम सक्सेस वाली ही चीज़ को पढ़ते हैं, फेलियर वाले को नहीं पढ़ते। हाँ, लेकिन पढ़ते हैं कभी कभी। जैसे आपने केमिस्ट्री को पढ़ा होगा, हाँ, कि डाल्टन थ्योरी पढ़ा होगा, वो सब थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट जो फेलियर होता है उसको छोड़ देते हैं, जो एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है उसको पढ़ते हैं। उसी तरह से आप भी जब सक्सेस करिएगा तो लोग आपको सैल्यूट करेगा, और फेलियर होगा तो समाज में आपको कोई पूछेगा भी नहीं। इसलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा तो सब सैल्यूट करेगा। सक्सेस आपके कदमों में होनी चाहिए तो जाकर के ज़माना आपको सैल्यूट करेगा। इसलिए जो एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है उसको पढ़ते हैं, जो नहीं होता उसको देखते हैं। अपने समाज में जो बच्चे अच्छे होते हैं उसको बहुत सी अपॉर्चुनिटी होती है, और जिसके पास कुछ नहीं है, डल है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नहीं, घर वाला तक नहीं पूछता है। चलिए बात करते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट। दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है जोसेफ हेनरी और दूसरे साइंटिस्ट है कौन, माइकल फैराडे। दोनों ने क्या किया, दोनों ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो देखा क्या, एक कॉइल लिया। हाँ, एक पहली बात क्या किया, एक कॉइल लिया, और एक कॉइल में क्या किया, उसने एक गैल्वानोमीटर लगा दिया। गैल्वानोमीटर, पता है गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें क्या होता है, जिसमें करंट को मेजर करते हैं। और उसके पास क्या किया, एक मैग्नेट को रखा। अभी रखा ही था मैग्नेट को कि कुछ उसमें हुआ नहीं, जो हकीकत बात है, हुआ था कुछ नहीं। अब क्या किया, इसको स्टेबल रखा। इसको क्या रखा, स्टेशनरी रखा इसको, और इसको क्या किया, मूव कराया इसकी तरफ। जैसे मूव कराता है तो देखता है क्या कि ये जो माइकल फैराडे देखते हैं क्या कि इसके जो गैल्वानोमीटर है उसका जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, तेजी से कर रहा है। जब इसको तेजी से कराया गया तो क्या हो गया कि ये जो डिफ्लेक्शन है इसका, वो भी, ये जो नीडल है इसका जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट कर गया इस डायरेक्शन में। हाँ, तो कुछ देखो अजीब सा दिखा, क्या बात है कि इसको इसकी तरफ मोशन में लाते हैं तब ऐसा होता है। एक बुक में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था क्या कि पता नहीं, वो बहुत ज़माना पहले मैंने पढ़ा था बुक में। उसमें लिखा हुआ था कि माइकल फैराडे एक दिन बहुत गुस्सा में थे और जो एक्सपेरिमेंट करते करते वो थक गए, तो अचानक से कॉइल वाले में जिसमें गैल्वानोमीटर था उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंके। जैसे फेंका तो देखा क्या कि गैल्वानोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है उसके नीडल का होने लगा,
तब वो माइकल फैराडे उठाकर उसको लाए और लाए तो देखे क्या कि अब क्या है कि इसको मोशन करा के देखिए, इसको मोशन करा के देखिए। चलिए हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बात पढ़ रहे चाहिए। हमें जो चीज़ की ज़रूरत है उसी को पढ़ते हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसको मोशन में लाते हैं, इसको मोशन में लाते हैं, तेजी से लाते हैं, तो देखते हैं क्या, ये जो मैग्नेटिक ये वाला जो कॉइल है, इस कॉइल में एक इंड्यूस हो गया कुछ, तो इंड्यूस हुआ कुछ, इसका मतलब कि इसका डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब कि इसके अंदर करंट इंड्यूस हुआ होगा। सेम चीज। चलिए बात अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसी कॉइल की जगह पर, सॉरी बार मैग्नेट की जगह पर, इस बार मैग्नेट की जगह पर अगर हम एक कॉइल ले लेते हैं, हाँ बार मैग्नेट की जगह पर क्या लेते हैं, एक कॉइल ले लेते हैं जिसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, और बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होगा, जैसे इसमें करंट पास करेगा और दूसरा एक कॉइल लेते हैं, तो दूसरे कॉइल में क्या किया जाता है, इसको देखिए, इस कॉइल में गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, इस कॉइल में गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, और इस कॉइल में गैल्वानोमीटर जैसे लगाया, और अब क्या किया कि इसको स्टेशनरी रखा, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, और इसको क्या किया, मूव कराया इसकी तरफ, जैसे मूव कराया वैसे देखा क्या कि फिर भी इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगा, डिफ्लेक्ट करने लगा। ठीक, याद रखिएगा एक बात याद रखिएगा कि या तो मैग्नेट को मूव कराइए किधर की तरफ, टुवर्ड्स कॉइल, या अवे फ्रॉम कॉइल, टुवर्ड्स कॉइल लीजिएगा तब भी करंट इंड्यूस होगा, अवे फ्रॉम कॉइल लीजिएगा तब भी करंट इंड्यूस होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, चेंज होगा। हमने पढ़ा था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में, करंट के फ्लो को जब फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। सेम यहाँ पर भी होगा, ये जो मोशन का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पर इसके अंदर जो इंड्यूस करंट है उसका डायरेक्शन होगा। आगे भी हम राइट हैंड रूल पढ़ेंगे, वो अलग बात है। चलिए हम इतना कह सकते हैं कि मैग्नेट का जो मूवमेंट हो रहा है, मैग्नेट जो मूव कर रहा है किधर, टुवर्ड द कॉइल, समझ रहे हैं, मैग्नेट जो कर रहा है कॉइल की तरफ मोशन कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जिसके काउंटर क्लॉकवाइज होगा, मींस एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट। फिर क्या करेंगे, जैसे इसको हम अवे फ्रॉम कॉइल करेंगे तो भी इसके अंदर करंट डिफ्लेक्ट ये इंड्यूस होगा, वो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस बात का पता आप जब आगे लेंज लॉ पढ़ेंगे तो अब हमको पता चलेगा। ठीक है ना, अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि इसके मोशन को चाहे टुवर्ड्स कॉइल करिए या अवे फ्रॉम कॉइल करिए, समझ रहे हैं ना, टुवर्ड्स कॉइल करिए या अवे फ्रॉम कॉइल करिए, उससे ये होगा करंट में इंड्यूस होगा ही होगा। ओके, दूसरा देखिए, इसमें क्या किया, जो करंट कैरिंग कॉइल है, इस कॉइल को स्टेशनरी रखा, और जो करंट में जिस कॉइल में गैल्वानोमीटर लगा हुआ था, उस गैल्वानोमीटर वाले कॉइल को इस इधर की तरफ क्या किया, मूव कराया, जैसे मूव कराया वैसे देखा क्या कि इसके अंदर फिर से डिफ्लेक्शन होने लगा, वैसे ही जैसे कि बार मैग्नेट के अंदर होता है। ठीक है, फिर इसको अवे कराया गया, फिर भी डिफ्लेक्शन होता है, वैसे ही जैसे कि बार मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्शन हो गया, वैसे ही हुआ ना। चाहे इसको स्टेशनरी रखिए या इसको मूविंग करिए, या इसको मूविंग करिए, इसको स्टेशनरी रखिए, आखिर तो रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन की वजह से फिर तीसरा केस में क्या किया, दोनों को क्या रखा, इसको भी, ये भी रखा, हाँ, और ये भी रखा। इसकी जगह पर बार मैग्नेट ले लीजिएगा, उसको भी अगर रख सकते हैं आप तो रखिए, कोई बात नहीं। इधर भी कॉइल रखिए जिस पर आपको गैल्वानोमीटर अटैच हो, उसको रखिए और रखे रहिए, तो क्या हो, करंट इंड्यूस होगा क्या, नो करंट इंड्यूस इन दिस केस। चौथा केस में देखते हैं, चौथे केस में क्या करेंगे, चौथे केस में इसको बार मैग्नेट को, हाँ, इस कॉइल के साथ दोनों को मोशन कराया जाता है सेम स्पीड से, दोनों को एक ही स्पीड में कराया जाता है। क्या मैग्नेट, क्या यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा, नहीं, देयर इज नो करंट इंड्यूस इन दिस केस आल्सो। मतलब क्या, देखिए, दो केस में करंट इंड्यूस होता है, दो केस में करंट इंड्यूस नहीं होता है। तो कंक्लूजन क्या निकला, ये देखिए, माइकल फैराडे ने ये कंक्लूजन निकाला कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को मोशन में लाया जाता है, किसी कॉइल को मोशन में लाया जाता है, तो कॉइल जो है ना, उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वही ईएमएफ इंड्यूस जो है ना, वो कॉज है किसी करंट के इंड्यूस होने का।
याद रखिएगा ये कब इंड्यूस होगा, जब ये सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा। ये क्या होगा, एक लूप होगा। अगर ये ओपन होगा तो कभी भी नहीं हो सकता है। ये कब वैलिड होगा, जब ये लूप होगा। तो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी के जो एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन पर पहुंचेंगे वो क्या है कि whenever the phenomena to produce electricity from magnetism, this is called electromagnetic induction, where bar magnet moves towards or away from the coil और वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। इसको स्टेशनरी रख करके इसको मोशन में लाए या इसको स्टेशनरी रख करके इसको मोशन में लाए तो करंट इंड्यूस होना ही होना है। ठीक है, यही था जो माइकल फैराडे ने कहा था कि नवजात शिशु का क्या उपयोग है, मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी का क्या काम है। वो कुछ कर सकता नहीं कर सकता है, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी छोटे वर्ड में। तो माइकल फैराडे ने फिर अपना क्या दिया, लॉ दिया। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये समझ में आ गया ना आपको? आप कहेंगे तो मैं इसको लिख दूं, अगर कहेंगे तो मैं लिख दूं, लेकिन आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगले वीडियो में हम देखेंगे माइकल फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट को, इसको माइकल फैराडे के लॉ को। ठीक है, इसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। उसमें भी हमको ये बात है, देखिए यहाँ पर ये चेंज कैसे होता है, मैं थोड़ा सा इसको आपको पॉइंट आउट कर दूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगले वीडियो में हम जो देखेंगे वो क्या होता है, कैसे मतलब कि करंट इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल के अंदर में। हाँ देखिए यहाँ पर एक कॉइल ऐसे लेते हैं जिसके अंदर क्या रहता है, एक गैल्वानोमीटर लगा होता है। गैल्वानोमीटर इज द डिवाइस टू मेजर करंट इन द कॉइल और एनी सर्किट, राइट। अगर हम सपोज करते हैं यहाँ पर क्या लेते हैं, एक नॉर्थ लेते हैं एक साउथ लेते हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से नॉर्थ से निकल करके साउथ में इंटर करती है। कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर करती है, ऐसे निकल रही है। तो जैसे इसकी तरफ लाते हैं, इसको इसकी तरफ लाते हैं, तो क्या होता है पता है कि ये फील्ड लाइन ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस करने लगता है। मतलब क्या होने लगता है, फ्लक्स में चेंजिंग होने लगता है। फ्लक्स क्या होने लगता है, चेंज करने लगता है। फ्लक्स में चेंज जैसे होगा, फ्लक्स चेंजिंग होगा, वैसे ही क्या होगा, ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वही इंड्यूस ईएमएफ का कॉज जो है वो क्या है, वही करंट को इंड्यूस करता है, वही किसको करता है, करंट को इंड्यूस करता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अब हम।